जीवन भर के साथी वीणा और सुमित के जीवन की कथा है यह। सुमित एक अच्छे खाते पीते परिवार का सबसे छोटा पुत्र था। उससे बड़े दो भाई और दो बहन थी। उन सबकी शादियां हो चुकी थी। सामान्य से कुछ अधिक ही संपन्न परिवार था उसका। कह सकते हैं मध्यम से भी कुछ उस श्रेणी का ही था। व्यापारिक घराना था। परंतु वीणा एक सामान्य परिवार की लड़की थी। वह चार भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उससे छोटी दो बहन और एक भाई था। भाई वीरेन उसके ठीक बाद का था और वीरेन से छोटी दो बहनें मधु और नीता थी। पिता एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। माँ एक निजी विद्यालय की शिक्षिका थी। पिता कुछ पार्ट टाइम भी काम कर लेते थे, इसलिए परिवार का खर्च बहुत समृद्धि से तो नहीं पर सामान्य तरीके से चल जाता था। उन्हें किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही मितव्ययी थे। वे भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बचाकर हर महीना रखते थे, जो उनके आकस्मिक ज़रूरत में काम आ जाता था। वीणा इस बार बीए कर चुकी थी। उसके नंबर तो अच्छे आए थे, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसकी गिनती मेधावी छात्रा में होती थी। वीणा बीए के बाद बीएड करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी बीएड करके शिक्षिका बने। उसने बीएड के लिए शासकीय महाविद्यालय में भी आवेदन किया था, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी उसका चयन नहीं हो पाया। चयन हुआ पेड कोर्स के लिए, जिसमें उसे लगभग 1 लाख खर्च करना था पूरे कोर्स के लिए शुल्क के रूप में। वीणा परेशान हो गई। वह जानती थी कि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं। उसे चिंतित देखकर उसकी माँ ने पूछा तो उसने बतला दिया। माँ बोली, चिंता मत करो, देखो हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं, बात करती हूँ तुम्हारे पिता से। उसके पिता ने कहा, सुनते हैं बीएड कोर्स वाले किश्त में भी फीस ले लेते हैं, इसलिए तुम जाओ काउंसलिंग के लिए और उनसे बात करो। अगर वह किश्त में पैसे लेने को तैयार हो जाएं, हम तुम्हारा एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे तो नहीं पर कुछ रकमें हैं हमारे पास, वह तुम्हें दे देंगे और शेष थोड़ा थोड़ा करके हम लोग 6 महीने में दे देंगे, क्योंकि कुछ महीने जो हमने फिक्स करके रखा था वह 6 महीने बाद निकलने वाला है, तो तुम्हारी फीस पूरी हो जाएगी। वीणा जाना नहीं चाहती थी, परंतु माता पिता ने उसे संबल दिया और काउंसलिंग के लिए भेज दिया। वीणा अपने छोटे भाई वीरेन को लेकर काउंसलिंग के लिए गई। दोनों बहन भाई ट्रेन में बैठे थे। उनके सामने की बर्थ पर दो लड़के भी बैठे थे। वीणा चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर देखती रही। सामने बैठे लड़कों में से एक ने उसके भाई से बात करना शुरू किया। भाई से बात करते करते फिर उससे भी बात होने लगी। पता चला वह दोनों भी बीएड की काउंसलिंग के लिए ही जा रहे थे, परंतु उनका कॉलेज दूसरा था। उन दोनों में से एक का नाम अजय और एक का सुमित था। ये चारों एक ही शहर में जा रहे थे। वे स्टेशन पर एक साथ उतरे। बातचीत के क्रम में वीरेन से अजय और सुमित को पता चल गया था यह लोग सिर्फ 20,000 रुपये लेकर जा रहे हैं एडमिशन के लिए, और इनका एडमिशन तभी हो पाएगा यदि किस्त में फीस लेने के लिए कॉलेज तैयार हो जाए। उन्होंने भी भरोसा दिया, चिंता मत करें, आपका एडमिशन ज़रूर होगा। राजस्थान में कॉलेज वाले लोग किस्त में फ़ीस लेते हैं, ऐसे नहीं लेंगे तो उन्हें स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप जाकर बात कीजिएगा। मीना आई अपने कॉलेज। यहाँ भीड़ तो काफ़ी थी, परंतु नंबर होने के कारण उसका क्रमांक 24वें नंबर पर था। उनमें भी उसके ऊपर की कुछ लड़कियाँ नहीं पहुँची थी, इसलिए उसको काउंसलिंग के लिए 1 घंटा भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उसके सारे प्रमाण पत्रों की जांच के बाद फीस जमा करने का निर्देश मिला। उसे एक साथ 1 लाख रुपया जमा करना था। उसने अपनी घरेलू स्थिति की जानकारी दी और कहा, आप किस्त में फीस देने की अनुमति मुझे दें। अभी मैं 20,000 रुपये दे रही हूँ, 6 महीनों में मैं पूरी फीस दे दूँगी। लेकिन कॉलेज वाले तैयार नहीं हुए। उनका कहना था, अभी 50,000 और दो, शेष 50,000 के लिए हम 1 माह का समय दे सकते हैं। यदि ऐसे फीस दे सकती हो तभी एडमिशन मिलेगा।
वीना दुखी मन से वापस निकल गई। वीना के पास से मात्र 20,000 रुपये ही थे। 1 माह के अंदर 1 लाख पूरा करना तो असंभव था। वहाँ से वापस हो गई। वापस दोनों स्टेशन पहुँचे। ट्रेन में अभी देर थी। एक खाली बेंच देखकर दोनों बैठ गए। दोनों भूखे थे लेकिन इतने दुखी थे कि दोनों की कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वीरेन हिम्मत कर बोला, दीदी तुम यहाँ रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। भूख लगी है बड़े ज़ोरों की। वीरेन उठकर गया। वह गेट से थोड़ा पीछे ही था कि उसे आवाज़ आई किसी के पुकारने की। पलटकर देखा तो सुमित था। सुमित, वीरेन कहाँ जा रहे हो यूँ अकेले? तुम्हारी दीदी कहाँ हैं? हो गया उनका एडमिशन? वीरेन, नहीं, फीस कम रह गई इसलिए वापस भेज दिया। अब हम घर वापस जा रहे हैं। दीदी को बैठाकर मैं कुछ खाने को लेने जा रहा था। सुमित, चलो वापस, उनके कॉलेज जाना है। उनका काम हो जाएगा, बुलाओ उन्हें जल्दी। वीरेन, पर कैसे होगा? उन्होंने तो वापस। वीरेन आश्चर्यचकित था, मगर अजय उसकी बात पूरी होने के पहले बोला, बातें बाद में, पहले अपनी दीदी को बुलाओ वरना कॉलेज बंद हो जाएगा। सुमित और वीरेन तेजी से वीना के पास पहुंचे। सुमित ने कहा, मेरा एडमिशन हो गया है, अब चलिए आपका एडमिशन करवाने चलें। वीना ने कुछ बोलना चाहा परंतु सुमित ने अवसर नहीं दिया। कहा, बातें रास्ते में करेंगे वरना कॉलेज बंद हो जाएगा। तीनों कॉलेज वापस जाने के लिए स्टेशन से बाहर आए और एक टैक्सी लेकर ड्राइवर को कॉलेज का पता बताया और चल पड़े। रास्ते में वीना ने फिर पूछना चाहा तो सुमित ने ड्राइवर की ओर इशारा कर चुप रहने को कहा। वीना चुप तो हो गई परंतु वह परेशान थी। एक बार कॉलेज वालों ने वापस भेज दिया, अब कैसे ले सकते हैं उसका एडमिशन? इसी सोच विचार में डूबी रही वीना। दीदी उतरो, हम पहुंच गए। भाई की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। अरे हाँ, कॉलेज तो आ गया। सुमित आगे ड्राइवर के पास ही बैठा था। उसने कब भाड़ा दिया उन्हें पता भी नहीं चला। टैक्सी वापस भेज ये लोग कॉलेज के अंदर गए। सुमित ने वीना को 50,000 रुपये दिए और कहा, जाइए अब आप फीस जमा कर अपना एडमिशन करवा लीजिए। वीना, परंतु आपके पास इतने रुपये कहाँ से आए और मैं आपके पैसे नहीं ले सकती। सुमित, अरे आप बिना एडमिशन लिए नहीं जा सकती हैं। चलिए, इन रुपयों से आपका एडमिशन हो जाएगा, इसलिए रुपये ले लीजिए। मैं 1 लाख लेकर आया था फीस देने के लिए। हमारे कॉलेज में मैंने किस्त के लिए बात की तो वे आधी फीस देने एडमिशन के लिए तैयार हो गए, तो मैंने आधी फीस दी और आधे रख लिए, तो वही 50,000 मेरे पास बचे हुए हैं। मैंने सोचा अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको दे देंगे और अगर नहीं ज़रूरत होगी फिर वापस जाकर कॉलेज को दे देंगे। स्टेशन आए थे आपको देखने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग लौट रहे हों। यहाँ 2 ही बीएड कॉलेज हैं और दोनों एक ही संस्था के हैं, इसलिए मुझे लग गया कि दोनों की तो नियमावली एक ही होगी। जब वह आधे में कर रहे हैं आपका भी आधे में ही करेंगे। लीजिए और जाकर फीस जमा कीजिए, फिर हम स्टेशन जाएंगे। अजय वहाँ प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसका नहीं हुआ था तो उसे मैंने एडमिशन के बाद स्टेशन पर जाकर रुकने के लिए कहा और आपकी खोज में सबवे निकल पड़ा। इतना लंबा स्पष्टीकरण सुनकर वीना चकित थी। कोई कैसे एक अनजान लड़की के लिए इतनी तकलीफ उठा सकता है? वीना सोच नहीं पा रही थी क्या किया जाए। उससे रुपये लेना नहीं चाहती थी। उसने रुपये लेने से मना किया तो वह वीरेन से कहने लगा, अरे वीरेन, तुम अपनी दीदी को समझाओ ना, अभी ले लें और जब तुम्हारे पापा पैसा देंगे कॉलेज में देने के लिए उस समय मुझे वापस दे देंगी। भाई ने बात को समझा तो भाई ने भी कहा, दीदी ले लो ना, इस तरह तुम दोनों का काम हो जा रहा है। भैया का भी एडमिशन हो ही गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। और ऐसा थोड़े ही ना है कि हम लोग उनका पैसा नहीं चुका पाएंगे। पापा जब देंगे तुमको तो वापस कर देना, और पापा को जब पता चलेगा सुमित भैया ने हमारी मदद की है तो वह कोशिश करेंगे और जल्दी ही पैसा वापस करने की। अभी ले लो। फिर भाई के भी जिद करने पर वीना ने पैसा लिया।
वीना ने कहा, मैं 30,000 लेती हूँ, 20,000 हैं मेरे पास। तो सुमित ने कहा, नहीं, आप पूरे रुपये रख लीजिए। आप अपने पास 20,000 रुपये रख लीजिए, फिर अगले माह रुपये 50,000 देना है तो आपके पापा को कम रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपनी सुविधा से वापस कीजिएगा। मैं पापा को बोल दूंगा मैंने 50,000 का कुछ विशेष काम किया है और पापा से पैसे लेकर कॉलेज में दे दूंगा। वीना, आप अपने घर वालों से झूठ बोलेंगे? सुमित, आपने कैसे सोचा मैं झूठ बोलूँगा? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यदि मैं पैसे बर्बाद करने वाला होता तो मेरे घर वाले मुझे इतने रुपए देकर अकेले नहीं भेजते। अब आप जल्दी कीजिए वरना हम बहस करते रहेंगे और कॉलेज बंद हो जाएगा। देखिए अब कितने कम लोग बचे हैं। अब वीना और मना नहीं कर सकी और उसने 50,000 रुपये अमित से लेकर फीस देकर अपना एडमिशन वहाँ करवा लिया। वीना अपना एडमिशन करवाकर बाहर आई। बाहर आने के बाद सुमित को धन्यवाद दिया और उसे कहा, मेरा प्रयास रहेगा आपके रुपये जल्दी वापस करूं। सुमित, अरे नहीं वीना जी, आप इतनी परेशान मत होइए। पहले आप कॉलेज को अगली किश्त देने की सोचिए और फिर अपनी पढ़ाई कीजिए। रुपये कहीं नहीं भागे जा रहे हैं। आखिर हम दोनों रहने वाले तो एक ही शहर के हैं, फिर इतनी परेशानी क्यों? एक शहर के होने के नाते हमारा आपका कुछ रिश्ता तो बनता है ना, इसलिए आप परेशान मत होइए। उन लोगों ने वहाँ कुछ हल्का नाश्ता किया, फिर वापस स्टेशन आए। स्टेशन पर अजय उन लोगों की प्रतीक्षा में बैठा उन्हें ही देखते हुए बोला, अरे कितनी देर हो गई आप लोगों को, मैं तो कब का आ गया यहाँ पर। आप लोगों को इतनी देर कैसे हुई? सुमित ने कहा, हाँ, इनके कॉलेज में कुछ देर हो गई थी। भीड़ बहुत अधिक थी और यह लोग इस शहर में पहली बार आए हैं, इसलिए देर से पहुँचे थे, इसलिए देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, आखिरी ट्रेन का टाइम तो अभी बचा हुआ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अगर वह भी निकल गई होती तब परेशानी थी। सुमित की बातों का इशारा वीना और वीरेन दोनों समझ गए थे। अजय की फीस के रुपयों की बाबत कोई जानकारी नहीं थी और उस संबंध में अब कोई चर्चा भी नहीं करनी है। सुमित, अजय तुमने कुछ खाया क्या? अमरूद लिए थे मैंने खाए, तुम्हारे लिए भी रखे हैं। उसने उन्हें अमरूद दिया। वीरेन ने सबसे पहले अमरूद खाया और कहा, वाह भैया, अमरूद तो स्वादिष्ट हैं। ट्रेन का टिकट लिया? ट्रेन की आने में देर थी तो विचार हुआ कैंटीन में जाकर कुछ खा लिया जाए। ये लोग कैंटीन गए और वहां जाकर नाश्ता किया, फिर कॉफ़ी पीकर आपस में बातें करते हुए ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। ट्रेन आने के बाद उसमें सवार होकर ये लोग वापस अपने शहर आ गए। रास्ते में इन लोगों ने एक दूसरे को अपने घर का पता और मोबाइल नंबर दिया। स्टेशन से बाहर आकर इन लोगों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी और थकान भी काफ़ी हो गई थी, तो रात में किसी से कुछ भी नहीं कहा और फ्रेश होकर सोने चले गए। अगले दिन प्रातः वीना ने कल की सारी बातें अपने माता पिता को बताई और सुमित के द्वारा दिए गए 50,000 रुपयों के विषय में भी कहा। बताया कि उसी के कारण उसका एडमिशन हो पाया है, नहीं तो 20,000 देने पर कॉलेज वालों ने तो उसे वापस ही भेज दिया था। कहते हुए उसने सुमित के विषय में जानकारी दी। उसके पिता थोड़े घबराए भी और कहा, अनजान आदमी किसी को इतनी बड़ी राशि कैसे दे सकता है? थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि तुम लोग दोनों ही एक ही शहर में रहोगे। पता नहीं वह कैसा लड़का हो और कुछ गलत लाभ तुमसे उठाना चाहे। वीरेन ने इसका तगड़ा विरोध किया। उसने कहा, दीदी तो नहीं लेना चाहती थी, मैंने भी दबाव दिया दीदी को एडमिशन हो जाए और उन्होंने देने की बात की। ना तो आप इतना क्यों परेशान होते हैं? जैसे किश्त कॉलेज में देते तो सुमित भैया को लौटा दीजिएगा। अगले महीने व्यवस्था करके दीदी के कॉलेज की फ़ीस पूरी कर दीजिए, फिर सुमित भैया को भी पैसे लौटा दीजिएगा। और सुमित भैया ने दिन भर और ट्रेन में इतनी देर हमारे साथ रहे,
इतनी देर में कुछ भी ऐसी गलत हरकत नहीं की जिससे हमें लगे कि वह कोई गलत आदमी है। उसके माता पिता ने उसे खामोश रहने को बोला और कहा, तुमसे बड़ी है तो अधिक समझदार भी होगी तुम्हारी दीदी, और हमें भी उस पर विश्वास है, लेकिन फिर भी उस लड़के की पूरी जानकारी तो लेनी ही होगी। पिता का नाम और पता जो बता रहे हो वह तो इस शहर के बड़े लोगों में गिने जाते हैं, और इतने बड़े लोग, इतने पैसे वाले लोग कभी किसी के लिए मुफ्त में कुछ भी नहीं करते। इसी से मुझे डर लग रहा है, और तुम्हारी दीदी भी इसलिए पैसे नहीं ले रही होगी। खैर छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे सावधान रहना। वीना का बीएड का क्लास अगले सप्ताह से प्रारंभ हो रहा था, इसलिए वह व्यस्त हो गई अपनी तैयारियों में। अपने पिता के साथ वह इस बार कॉलेज गई। इस बार उसकी सुमित या अजय से भेंट नहीं हुई। उसके पिता उसके कॉलेज और हॉस्टल की व्यवस्था देखकर संतुष्ट होकर अपने घर आए। इस बीच सुमित की वीरेन से फ़ोन पर बात हुई और उसी वीना का समाचार भी पता लगा। सुमित ने वीना को कभी फ़ोन नहीं किया। सुमित भी अपने कॉलेज चला गया था। दोनों की क्लास प्रारंभ हो गई। वीना को पता भी नहीं चला और सुमित उसके कॉलेज आकर शेष फीस जमा कर गया था। दशहरे की छुट्टियों के पहले जब वह फीस प्रभारी से फीस के लिए थोड़ी और मोहलत मांगने गई, तब उसे पता चला। प्रभारी ने बताया उसके घर वाले आकर दे गए। वह आश्चर्यचकित हुई थी। पापा या वीरेन होते तो उससे अवश्य मिलते, फिर और कौन हो सकता है? कहीं सुमित तो नहीं? नहीं, सुमित का नंबर उसके पास नहीं था। वीरेन के मोबाइल में था, तो सोचा अभी छुट्टियों में घर जाना है, तभी बात करेगी। अभी फ़ोन से बात करने पर पापा और परेशान हो जाएंगे। दशहरे की छुट्टियों में सुमित भी अपने घर आया था और वीना भी अपने घर पर आई थी। सुमित की वीरेन से अक्सर बात होती थी। उसी से पता चला वीना भी घर जाएगी दशहरे में। वीरेन, पता है भैया, हमारे यहाँ पूजा हो रही है। दुर्गा माँ की कलश स्थापना की हुई है। सुमित, अरे वाह वीरेन, तुम्हारे यहाँ दशहरा पूजा का आयोजन हो रहा है। दशहरे की पूजा में हमें नहीं बुलाओगे पूजा देखने? वीरेन, क्या बात करते हैं भैया, आपका घर है, आप जब आना चाहें आ जाएं। सुमित, ठीक है, तो मैं नवमी के दिन आऊँगा। क्या मैं अपने पूरे घर वालों के साथ तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ? अपने माता पिता से भी एक बार पूछ लेना और अपनी दीदी से भी बात कर लेना, तब मुझे बताना। फिर मैं अपने माता पिता और पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर आना चाहूँगा, यदि तुम्हारे परिवार की अनुमति हुई तो। सुमित ने यह बातें वीना और अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता तो हैरान हो गए। मनोहर जी, वीना के पिता। हाँ, बोल दो आने के लिए, हम उनके अनुग्रही ही हैं, और वह लड़का सुमित लगता है सच में अच्छा है, तभी तो अकेले नहीं आकर अपने परिवार सहित आना चाहता है। तभी वीरेन ने फ़ोन करके सुमित को कहा, पापा मम्मी ने कहा है भैया आप पूरे परिवार के साथ आइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। उन्होंने तो यह भी कहा था कि नवमी क्यों, आप तो आज भी आ सकते हैं, हमारे यहाँ तो रोज़ पूजा हो रही है। अभी दोनों समय आप कभी भी आ सकते हैं। सुमित, नहीं, नवमी के दिन ही आएंगे। उस दिन विशेष पूजा होती है, हवन भी होता है, तो हम लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे। तुम पूजा का समय बता देना। आज सुमित और उसके परिवार को आना है। पूजा की सारी व्यवस्था हो गई है, पंडित जी के आते ही शुरू हो जाएगी, फिर हवन और कन्या पूजन होगा। सुमित भी परिवार सहित आने ही वाला होगा, उन्हें भी तो पूजा में शामिल होना था। इन लोगों ने उनके स्वागत के लिए भी तैयारियां की थी। पहली बार उनके घर सुमित का परिवार आ रहा था। वीना की माँ घर को व्यवस्थित करने में लगी थी। इसमें वीना भी सहायता कर रही थी और उसकी छोटी बहनों ने भी सहायता की थी। वीना के पापा बहुत परेशान थे कि वे लोग क्यों आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं यह देखने आ रहे हैं कि दिया गया कर्ज वापस करने की स्थिति में है या नहीं। कॉलेज से घर आते ही वीना ने फीस की बाबत बताते हुए पूछा था किसके द्वारा उन्होंने फीस भेजी थी और उसे बताया क्यों नहीं। सुनकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह गया था। पापा ने कहा, क्या कह रही हो?
मैं किसी को भेजता तो तुम्हें बताता तो। मैं तो अभी व्यवस्था में ही लगा हूँ। अपने कार्यालय में भी आवेदन दिया है कर्ज के लिए। अभी सुमित का कर्ज भी तो लौटाना है। सुमित का नाम आते ही वीना ने वीरेन से सुमित का नंबर लेकर उसे फ़ोन किया और उससे फीस की बाबत पूछा। वीना ने पहली बार फ़ोन किया सुमित को, और वह भी फीस के लिए। सुमित ने स्वीकार किया। वीना बहुत नाराज़ हुई और कहा, ऐसा क्यों किया आपने? 20,000 मेरे पास थे ही, और पापा 1-2 दिन में देने वाले थे। मैं फीस जमा कर देती। सुमित, अरे आप इतना क्यों परेशान होती हैं? पापा जब देंगे तो आप मुझे दे दीजिएगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आराम से जमा करते रहिए रुपये। जब 1 लाख पूरे हो जाएंगे तो मुझे दे दीजिएगा। अभी आपको फिर से फीस के लिए परेशान किया जाता। मैं अपने लिए रुपये लेकर आया था फीस के, इसलिए मैं आपके लिए भी लेकर आया था। और अपने कॉलेज में देने के साथ आपके कॉलेज में भी जाकर दे दिए। यह शहर तो पराया है, पर हम दोनों एक शहर के होने के नाते अपने हैं। यह बातें भी वीना ने अपने पापा को बता दी थी। उसके पापा इससे भी परेशान थे, क्योंकि वह जल्दी 1 लाख दे पाने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए वे थोड़े घबराए से थे। वे चौंके जब पत्नी सुनीता ने आकर कहा, अरे आप क्या सोच रहे हैं? बाजार से कुछ मिठाइयाँ ले आइएगा। मैं घर में सब्जी वगैरह बना रही हूँ। अब आएंगे तो पूजा के बाद उन्हें खाना खिलाकर ही हम लोग भेजेंगे। वीना के पिता महेंद्र जी से कहा, सुनीता, वो कितने लोग आएंगे पता नहीं। हमारा छोटा सा घर है, कहाँ बैठाएंगे? उन्हें पूरी जगह भी नहीं है बड़े लोगों के लायक। वीना, क्या पापा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे हमारी स्थिति जो है सो है। क्या उन्हें पता नहीं हमारी स्थिति का? हमारी स्थिति जानते हुए अगर वह अपने पूरे परिवार सहित आ रहे हैं तो यह उनके सोचने का काम है। हम तो खुशी और सम्मान से उनका स्वागत करेंगे। अब हम उनके लिए नया घर तो नहीं ला सकते हैं ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कर्ज के पैसों की तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। उनके मांगने के पहले ही हम लोग बोल देंगे। सुमित को भी बोल देंगे कि हम उन्हें खुद ही जल्दी से जल्दी चुका देंगे। वीरेन, दीदी, सुमित भैया को कुछ मत बोलना। वो तो खुद ही बार बार बोलते हैं कि कर्जे की चिंता मत कीजिए। और वैसे भी यह बोलना अच्छा लगेगा क्या उनके माता पिता के सामने? उसको कुछ भी मत बोलना, अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर वीणा खामोश रह गई। तभी पंडित जी आ गए और माँ पापा पूजा के लिए जाने लगे। वीरेन ने कहा, मैं मिठाई ले आता हूँ। सुमित भैया भी आ ही रहे होंगे। वीना के पापा और माँ पंडित जी के साथ पूजा घर में चले गए और पूजा प्रारंभ करने की तैयारियां करने लगे। वीना ने एक बार फिर से घर व्यवस्थित कर दिया और रसोई में जाकर अपनी बहनों के साथ मिलकर कुंवारी कन्या के लिए सात्विक भोजन बनाने लगी। तभी वीरेन आया, बोलते, दीदी दीदी देखो, वे लोग आ गए हैं। पापा और माँ तो पूजा में हैं। आओ उनका स्वागत करो, ये मिठाई रखो। कहकर उसने मिठाई को छोटी बहन को दे दिया और वीना को लिए बाहर आ गया। वीना, बिना उन्हें अंदर लिए क्यों आ गया तू? उन्हें लेकर अंदर आता ना। वीरेन, दीदी मैं अंदर जब आया था तभी मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी। देखा तो गाड़ी रुक रही थी तो मैं तुम्हें बोलने लगा। बस मैं भी जा रहा हूँ स्वागत के लिए। यह दोनों आए दरवाजे तक। वीरेन आगे बढ़कर सुमित को प्रणाम कर उन सभी का स्वागत करता है। सुमित ने अपने पूरे परिवार का परिचय करवाया। सुमित, वीरेन, यह मेरी माताजी पिताजी, यह मेरे भैया, यह मेरी भाभी हैं, और यह है मेरी प्यारी सी भतीजी पीहू। वीरेन ने सभी बड़ों को प्रणाम किया। अब तक वीना भी पास आ चुकी थी। उसने भी सभी को प्रणाम किया और सबको लेकर ड्राइंग रूम में आई और सबको बैठा दिया। तब तक उसकी छोटी बहन पानी लेकर आ गई। सभी को पानी दिया। वह बोली, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। पहले चाय पीकर फिर पूजा में जाएंगे। तो सुमित की माँ ने कहा, नहीं बेटा,
हम लोग थोड़ा पैर धोकर पहले पूजा करेंगे। झूठे मुंह से पूजा कैसे करेंगे? इसलिए चाय मत बनाओ। तुम्हारे माँ पापा नहीं दिख रहे। लगता है पूजा शुरू हो गई है। वीना जी अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। इन लोगों को भी ले जाकर फ्रेश होने के बाद पूजा रूम में बिठा दिया गया। सबने पूजा की, फिर हवन हुआ। हवन के बाद कन्या पूजन करना था। वीरेन कुमारी पूजा के लिए कन्याओं को ले आया था और वीना और उसकी बहनों ने मिलकर लड़कियों के पांव धोकर उनका श्रृंगार किया, उनकी पूजा की। उनके माता पिता ने भी सारी कन्याओं की पूजा की। सुमित की भतीजी पीहू भी कुंवारी कन्या के रूप में पूजित होकर भोजन के लिए बैठी थी और वह इस ग्रुप में बैठकर बहुत खुश थी। सुमित उससे मजाक कर रहा था। आज तो तुम भी दुर्गा माँ हो पीहू। सभी कन्याओं को दक्षिणा देकर विदा करने के बाद वीना और सुमित के परिवार ने मिलजुल कर एक साथ खाना खाया, खुशनुमा माहौल में। सुमित की माताजी वीना की माँ से उनकी बेटियों की प्रशंसा करते नहीं थक रही थी। सुमित की भाभी वीना के साथ सहायता के लिए गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप हमारी अतिथि हैं भाभी, आप तो सिर्फ देखते रहिए। भाभी अभी कितना काम है, पूजा का समय है और आप लोग भी व्रत में हो और आज तो काफ़ी काम हो जाता है, तो थोड़ी मदद तो करने दीजिए। वीना भाभी आप तो सिर्फ देखिए सारा काम कैसे हो जाता है, हम लोग सारा काम खुद से ही करते हैं। सुमित की भाभी यह सुनकर मुस्कुरा दी। खाना खाने के बाद बातों के मध्य सुमित के पिता परवेश जी ने वीना के पिता से कहा, भाई साहब हम लोग आज एक विशेष प्रायोजन से आपके यहाँ आए हैं। दुर्गा माँ की पूजा है आज। मुझे लगा मैं जो चाहता हूँ मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। महेंद्र जी, भाई साहब ऐसी कौन सी मनोकामना है आपकी? आप इतने बड़े आदमी हैं, आपकी हर मनोकामना ईश्वर पूरी करेंगे। परवेश जी, ईश्वर तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद वह हम पर भी मेहरबान हो जाएं। मैं जो कहना चाहता हूँ हिचक रहा हूँ कहते, पता नहीं आपको जचे या नहीं, फिर भी मेरे मन की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि आपको पसंद हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन पसंद नहीं हो तो ना कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं। महेंद्र जी, ऐसी क्या बात है, आप कहें तो। परवेश जी, हमें आपकी बिटिया वीना सुमित के लिए बहुत पसंद है। हम आपकी बिटिया वीना को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यदि आपको यह रिश्ता पसंद हो, वीना को सुमित पसंद हो, तो हम रिश्तेदारी के बंधन में बंध जाएं। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वीना भी आश्चर्यचकित रह गई। उन लोगों ने क्या सोचा था और यह क्या बात हो रही है? परवेश जी, तुम अच्छी तरह से सोच लो। बिटिया हमारी ओर से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पसंद ना हो सुमित तो तुम ना कहने के लिए स्वतंत्र हो। दरअसल जब तुमसे वह पहली बार मिला था सुमित ट्रेन में, तभी से तुम्हें पसंद करता है और वहाँ से आने के बाद भी तुम्हारी बातें करते नहीं थक रहा है। रोज़ तुम्हारी बात एक बार ज़रूर करता है। इसलिए सोचा कि चलो तुम लोगों से मिल लिया जाए, और जब यहाँ मिले तो सचमुच मुझे भी लगा कि उसकी पसंद लाखों में एक है। हम ढूंढने जाते तो तुम्हारे जैसी लड़की शायद हमको कभी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूँगा तुम अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम्हें पसंद हो तो ठीक है, नहीं तो तुम ना करोगी तो हमें दुख तो अवश्य होगा। तुम जैसी बहू नहीं पाने का, परंतु कोई एतराज़ नहीं होगा। वीना चुपचाप सर झुकाकर बैठी रही। महेंद्र जी, भाई साहब आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी है, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी। हम अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारी वीना को आपके जैसा परिवार मिला। हम लोग तो आपके परिवार से रिश्ते के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतना ऊंचा परिवार है आपका और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपकी बराबरी में कहीं नहीं आएंगे। पता नहीं सुमित जी ने क्या सोचकर वीना को पसंद किया, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। महेंद्र जी,
आपके पास तो लक्ष्मी है वीणा जैसी बिटिया के रूप में। आपने जो संस्कार और शिक्षा इन्हें दिया है वह सब में नहीं मिलता। हमें ऐसी ही बहू चाहिए। आज हम लोग चलते हैं। आप लोग अच्छी तरह सोच लीजिए और आपका जो फैसला होगा आप हमें बता दीजिएगा। उसके बाद वे लोग वहाँ से विदा हुए। काफ़ी देर तक उन्हें विदा करने के बाद भी यह लोग आपस में इसी संबंध में बातें करते रहे कि यह क्या बात हो गई। महेंद्र जी, हमने क्या सोचा था और ये क्या हुआ बिटिया। हमें लगता है कि ज़रूर कभी मोती दान किए होंगे, जो इनके जैसा परिवार खुद बढ़कर तुम्हारा हाथ मांगने आया है। पसंद है हमें तो यह रिश्ता। हमें सुमित बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों ने जितनी बातें बताई हैं और आज भी जो उनका व्यवहार देखा, इससे लगा लड़का बहुत शालीन है। तभी तो अकेले नहीं आकर अपने माता पिता के साथ आया। अपने पिता के द्वारा शादी की बात करवाई अभिभावकों के माध्यम से। इससे तो लगता है कि लड़का बहुत अच्छा है। तो क्यों ना हम लोग रिश्ता मान लें और तुम भी बीएड कर ही रही हो, शादी कर देते हैं। उसके बाद तुम भी नौकरी करोगी। वीना, मैं मानती हूँ कि वे लोग बहुत अच्छे हैं, परिवार भी बहुत अच्छा है, इनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं बीएड करने के पहले शादी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ पहले अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊँ, उसके बाद शादी करूँ। माँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत होगी। इतना बड़ा परिवार है उनका, अपना व्यवसाय है। तुमको कुछ करना ही होगा तो वही संभालना। वीना, माँ, मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं सिर्फ वहाँ सजावटी गुड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। रही बात घर संभालने की, तो मैं यहाँ भी तो तुम्हारी मदद करती हूँ ना। वहाँ भी मैं करूँगी, सबकी देखभाल भी करूँगी। मुझे शादी से इनकार नहीं है माँ, लेकिन जब तक अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाऊँ, नौकरी नहीं करने लगूँ, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। पापा, आप उनसे कहें, अगर उन्हें मेरी यह बात मंजूर होगी तब तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से ना होगी। टू बी कंटिन्यूड।